बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमती वजाहतें अपनी जगह पे, लेकिन पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। बार बार ये कहा जाता है कि पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आएगी और पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले चंद दिनों में वज़ीर आला पंजाब से इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 3 मुलाकातें हुई। इमरान खान साहब लाहौर भी आए और उन पर आकर एतमाद का इजहार भी किया, फिर उन्हें इस्लामाबाद भी बुलाया और इन मुलाकातों में पंजाब की सूरत हाल को तफसीली उसका जायज़ा भी लिया गया। फिर उसके साथ साथ चौधरी बरादरान जो पंजाब की सियासत में एक अहम किरदार अदा करते हैं, उनके हवाले से नैब की रिपोर्ट सामने आई जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। नैब के हवाले से उनके मुकदमात पर भी काफ़ी बातचीत की जा रही है और किसी खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हो रही हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की हुकूमत मुश्किलात से बचना चाहती है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली चौधरी मोनस लाई कहते हैं कि नैब ने जब भी बुलाया 4 बार चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन दोनों नैब के बुलाने पे वहाँ गए भी और इतना तवील परफार्मा जो उन्हें दिया गया वो भी फिल करके तमाम सवालों के जवाब दिए गए। और 20-22 साल पहले मुकदमात की बात की जा रही है, हालांकि इन सालों में उनके तमाम बच्चे खुद कफील भी हो चुके और अपने अपने कारोबार से मुंसलिक भी हो चुके हैं, अपनी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी अदा करते हैं और उसके साथ साथ उनके सारे असासाजात जिनके हवाले से पूछ-गिछ की गई वो भी सबके सामने और नैब को भी इस हवाले से मुकम्मल आगाह रखा गया है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर चौधरी बरादरान भी अब निशाने पर क्यों हैं? अपोजिशन तो पहले से ही शोर मचा रही है कि अपोजिशन को नैब के जरिए डराया जाता है, धमकाया जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म बार बार ये कह चुके हैं कि नैब के कवानीन भी तरमीम होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला है और उन्हें 90 रोज़ तक बंद करने का सिलसिला है ये भी ख़त्म होना चाहिए। फिर यह भी कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि नैब को सिर्फ हुकूमत अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है तो फिर वो तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी बाज़ लोग एतराज़ और सवालात उठाते हैं और कहते हैं कि शायद मुस्लिम लीग काफ को और जो दीगर इत्तेहादी हैं उनको भी थोड़ा सा एक झलक दिखाने के लिए शायद इस किस्म के मुकदमात या इस किस्म की चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। क्या वाकई हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि उसे नैब की जो है अशीरबाद चाहिए या नैब की सपोर्ट चाहिए और हुकूमत अपने मुखालफिन या अपने हामियों में से भी लोगों को नैब के जरिए ही डराना धमकाना चाहती है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा और साथ साथ इसका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर पंजाब में खिचड़ी पक क्या रही है। फिर नैब का जो मुसवदा कानून है उस पर हुकूमत और अपोजिशन बड़ी करीब आती दिखाई देती है, दोस्तियाँ होती दिखाई देती हैं। गोया हुकूमत और अपोजिशन दोनों चाहती हैं कि नैब के हवाले से ख़ास तौर पर जिस किस्म की कार्रवाइयाँ माजी में की गई हैं ऐसी कार्रवाइयाँ ना हो सकें और इसके लिए कोई ऐसा इत्तफाक राय भी पैदा हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे आज सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनके साथ होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब साबिक डीजी पंजाब हैं, नैब के नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पंजाब के तर्जमान भी हैं और इरफान कादर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। बार बार ये कहा जाता है कि पंजाब में शायद कुछ तब्दीली होने वाली है, फिर ये कहा जाता है उस्मान बुज़दार साहब जाने वाले हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलसल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन पिछले चंद दिनों में 3 बार मुलाकातें हुई वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के माबैन। पंजाब में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल हैं। आपने देखा कि यहाँ जल्दी सेक्रेटरी के सरकारी अफसरों के तबादले होते हैं, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये एक खुद पीटीआई के अंदर एक बेचैनी है। वहाँ मुख्तलिफ हज़रात जो है अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, तो ये एक यानी बेचैनी तो मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक अपनी राय जो है उस्मान बुज़दार के मामले में तब्दील नहीं की और यही हमें बताया जाता है कि वो अपने वज़ीर आला के पीछे खड़े हैं और पूरी कोशिश है उनकी कि उस्मान बुज़दार जो है वो बदस्तूर यहाँ वज़ीर आला रहें और उनको कोई नुकसान न पहुँचने पाए। तो बाकी मुस्तकबिल की खबर जो है वो खुदा जानता है, लेकिन इस वक्त तक जो है उन तक किला मजबूत नजर आता है।
शामी साहब, अगर हम नैब की बात करें, नैब के मुकदमात पर अपोजिशन हमेशा मोतरज़ रही कि अपोजिशन के खिलाफ ही नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चौधरी बरदरान पंजाब में हुकूमत के धाती हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है उस्मान बुज़दार साहब को भी। अगर उनके खिलाफ मुकदमात कायम होते हैं, पुराने मुकदमात जिसका इजहार कर रहे हैं चौधरी बरदरान के बहुत पुराने मुकदमात को दोबारा से खोला जा रहा है और उनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो माजी का हिस्सा बन चुकी है, तमाम उन्होंने जो उनसे वजाहत तलब की वो भी नैब के हवाले कर दी हैं, इसको आप कैसे जोड़ते हैं इस सूरत हाल से? देखिए मलक साहब, बात यह है कि सियासी रहनुमाओं की तरफ से तो ये बात कही जाती है कि नैब का गठजोड़ है वजीर आजम इमरान खान के साथ, लेकिन कानूनी तौर पर नैब वजीर आजम के मातहत और जो नैब का कानून है उसके तहत नैब के चेयरमैन जो है वो अपनी सवाबदीद के और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। इसलिए आप ये बात कह तो सकते हैं लेकिन इसको साबित नहीं कर सकते कि नैब के चेयरमैन जो है वो वजीर आजम से हदायत देते। और लेकिन नैब ने जो इक़दाम किए हैं, अब जाहिर है कि वो अपोजिशन के खिलाफ हैं और अपोजिशन के जो लीडर हैं वो इस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जस्टिस मकबूल बाकर का और 2 रुकनी बेंच का, और उसमें तो ये बात बड़ी खोल के बयान करती है, उससे नैब की खाक को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और फिर एक सूरत हाल ये भी है कि जो मौजूदा हुकूमत के जिम्मेदारान हैं, अब नैब का हाथ उन तक भी पहुंच सकता है, आज पहुंचे या कल पहुंचे या परसों पहुंचे। तो ये सूरत हाल जो है इसी में मेरा ख्याल है अपोजिशन को और हुकूमत को करीब ला के बिठा दिया है। और अब ये सोचा जाने लगा है कि नैब के कानून को इंसानी जामा पहना दिया जाए और इसमें जो ड्रैकोनियन पावर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर शामी साहब, अगर हम देखें पंजाब में चौधरी बरदरान का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब के वो हमायती रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हल्के उस्मान बुज़दार साहब से नाराज़ हैं, नहीं चाहते वो पंजाब के वज़ीर आला हों, वो भी हल्का सा सबक सिखाना चाहते हैं चौधरी बरदरान को? हाँ, वो हल्के जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब उसके बारे में तो हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन इनको जो सियासत के साथ यानी कानूनी तौर पर को जोड़ना वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि नैब बहरहाल हुकूमत से हदायत लेती नजर नहीं आती, ना नैब जो है उस्मान बुज़दार साहब के साथ इसका कोई रास्ता हो सकता है। तो नैब तो अपने ही तरीके से काम करती है और वो तरीका जो है उसके बारे में आप उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। शामी साहब, आपने देखा कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो नैब के हवाले से इल्ज़ाम भी लगता है हुकूमत के ऊपर, लेकिन अब जो मुसवदा कानून नया आ रहा है उस पर दोनों जमातें, तीनों जमातें बहुत करीब आती दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बावजूद साबिक वज़ीर शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अगर बदनीति पर मबनी ये मुसवदा हुआ तो मुंह पर दे मारेंगे। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में नैब के हवाले से इत्तेफाक हो पाएगा सबका? देखिए, जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनको तो इस पर भी शर्मिंदगी होनी चाहिए तो मौजूदा चेयरमैन को उन्हीं ने मुकर्रर किया था और नैब के कानून में कोई तरमीम उनके दौर में भी नहीं हो सकी। इसलिए अब ये जो मौका आया है कि नैब के कानून में आप तरमीम कर सकें, मेरा ख्याल इसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। और नैब ने जिस तरह अपने दायरा कार को वसी कर लिया है उससे उसका काम भी मुतासर हुआ है और उसका जो बुनियादी यानी जिम्मेदारी थी उसको भी अदा करने में ज़ोफ पहुंचा है। देखिए, उसने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, लेकिन अगर आप ताजरों को भी, सनतकारों को भी, मीडिया पर्सन को भी और निचले दर्जे के सरकारी अफसरों को भी सबको अपनी लपेट पे लेते चले जाएंगे तो फिर जिस मकसद के लिए आपको कायम किया गया था उसको तो ज़ोफ पहुंच जाएगा। तो मेरा ख्याल शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उन पर लाजिम है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और जिस हद तक मुमकिन हो सकता है इस कानून की इस्लाह करें और इसको महसूस करें। ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि तो ऐसे बयान दिए जाएं जिनसे
एक दूसरे के जज्बात मुश्किल हो जाएं और होता हुआ काम ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले, जैसे कि शामी साहब ने कहा कि हुकूमत का बराह रास्त कोई मातहत नहीं है नैब, लेकिन बाज़ ऐसे बयानात हैं, अगर आपके वफाकी वज़रा के बयानात हम देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात का देखें, तो लगता ही है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है नैब के ऊपर हुकूमत का। अगर ये बयानात ना होते, हुकूमत को इतनी तनकीद का सामना भी ना करना पड़ता। मैं आपको एक इमरान खान साहब ने जो माजी में कहा, ख़ासतौर पर अपोजिशन के रहनुमाओं के हवाले से, वो आपको सुनवाता हूँ, फिर आपका तबसरा चाहूँगा कि कहीं वज़ीर आज़म या हुकूमत कहीं कोशिश करती है कि अपोजिशन को नैब के जरिए डराया जाए, धमकाया जाए, मुकदमात कायम किए जाए। ज़रा सुनिएगा वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था। मैं अपनी कौम से वादा करके आऊं कि मैंने एक एक को पकड़ना है। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ, हमने किसी को नहीं छोड़ना। कान खोल के सुन ले कि एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है अपनी गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। नदीम कुरैशी साहब, मुल्क में एहतसाब का इदारा आज़ाद है, खुद मुख्तार है, वो खुद करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और वज़ीर आज़म साहब को फिर ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जेलों में बंद करूंगा, एक एक को पकड़ूंगा। अगर नैब आज़ाद और खुद मुख्तार है और दीगर इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, तो वो अपना अपना काम करें, हुकूमत अपना काम करे, जो आवाम के मसाइल हैं उसको हल करे। ये जब कहा जाता है वज़ीर आज़म की तरफ से, आपके रहनुमाओं की तरफ से, फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंबॉलिक कही जाती हैं माहौल को देखते हुए, हालात का तज्जिया करते हुए। ठीक है, माजी में जो कुछ होता रहा, अब जब हम माजी का जिक्र करते हैं तो यार लोग इससे बड़े परेशान होते हैं। लेकिन जो लोग माजी के साथ इंसाफ नहीं करते, ये माजी से सबक नहीं सीखते, वो अपने हाल को बेहतर नहीं कर सकते और ना ही मुस्तकिल में अच्छी तरह से जा सकते हैं। मुझसे पहले शामी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं उनकी बात को इंडोर्स करूंगा कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। नैब की एक्टिविटी से आप और हम सब वाकिफ हैं, उनके अपने लॉज हैं, अपने बाई लॉज हैं। और फिर चेयरमैन नैब की तकरीरी माजी में गवर्नमेंट और अपोजिशन ने ज्वाइंटली की, और जितने भी केसेस नैब में इस वक्त प्रोसीड हो रहे हैं, आप देख लें, उनमें कोई एक भी केस ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा गवर्नमेंट ने शुरू किया हो। प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा, या हमारे कुछ वफाकी वुज़रा इस हवाले से जो बयान देते रहे, वो तमाम वुज़रा वो हैं जो किसी ना किसी तरह कानून के मामलात से बड़ी आगाही रखते हैं। फवाद चौधरी साहब के बयान रहे, वो खुद एक सीनियर कानूनदान है। प्राइम मिनिस्टर भी जिस कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं, उनका कहने का मकसद यही है कि पहले गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करके इदारों को अपनी मर्जी के डिसीजन लेती थी, यहां गवर्नमेंट किसी सूरत किसी भी शख्स के खिलाफ पर्सनली नहीं जाएगी, और अगर जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो जाहिर है इदारों को अपना काम करने का मौका मिलेगा। और फिर आपने देखा कि मौजूदा गवर्नमेंट के भी कई वुज़रा के खिलाफ, कई उन लोगों के खिलाफ जो गवर्नमेंट में थे, जब कुछ इश्यूज आए, भले वो इंक्वायरीज थी या कोई माजी का केस था, उसमें सिफ्तैन खान साहब का है, अब्दुल अलीम खान साहब की एग्जांपल्स हैं, और बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे हुकूमती लोगों ने ना सिर्फ अपने ओहदों से मुस्ताफी हुए, बल्कि अपने आप को पेश किया इदारे के सामने, कौम के सामने, तकलीफ बर्दाश्त की। जब तक कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, हमने उनके ओहदों पर उनको कायम नहीं रहने दिया। मैं समझता हूं इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक आपने फरमाया कि हुकूमत का काम है अवाम के मसाइल को हल करना, जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा मसला हमारी कमजोर इकॉनमी। इस कमजोर इकॉनमी ने ना सिर्फ हमें, हमारे आम आदमी को डिस्टर्ब किया, बल्कि पूरा हुकूमती ढांचा डिस्टर्ब किया। और इस इकॉनमी की कमजोरी की वजह हमारे हुक्मरानों के अपने जाती बिजनेसेस में बेपनाह इजाफा और हुकूमती मसाइल में बेपनाह कमी। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, ये जेल में डालने की बातें थी, ये तो थी मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन के लिए, वो तो जेल से बाहर चले गए, आराम से आपने जाने दिया। फिर ये अवाम को क्यों ये आप ऐसी चीजें दिखाते रहते हैं, ख्वाब दिखाते रहते हैं? मलिक साहब, हमने नहीं जाने दिया। पाकिस्तान में बादशाहत का निजाम नहीं है हुजूर, इदारे फंक्शन कर रहे हैं। आपकी मुझसे ज्यादा चीजों पर नजर है, आप बड़े बड़े कैनवस को देख रहे होते हैं। जो मुस्लिम लीग नून के लोग गए पाकिस्तान से, उन्होंने कोर्ट से इजाजतें ली,
उन्होंने अपनी हेल्थ ग्राउंड पे इजाजतें ली और हमें कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना है। मजे की बात यह है बड़ी माजरत कि के ये साथ कोर्ट बड़ी माजरत जब के साथ कोई साहब आपसे अर्ज करूं, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अमेरिका में कहा था एसी में बैठे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं जेलों में, ये सारे एसी उतरवा दूंगा। लाहौर वापस तशरीफ लाए, पंजाब हुकूमत के ऑर्डर्स पे एसी लगे मियां नवाज शरीफ के लिए। देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूं बुनियादी तौर पर हम इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में यह रहा कि ताकतवर के लिए हमेशा कानून डिफरेंट रहा, और मैं आज भी तो मैं आज भी समझता हूं, नहीं सर, मैं तो मैं आपको अर्ज करूं, हम आज भी समझते हैं कि बहुत सारा काम होने वाला है, हर सतह पर काम होने वाला है। जो थिंक टैंक्स हैं, जो मुल्कों को लेकर आगे चलते हैं, जो रियासतों की सलामती के जिम्मेदार हैं, उनके यहां जब तक ये स्ट्रांगली डिसीजन नहीं होगा कि ताकतवर हो या कमजोर, उसके लिए सजा और जजा का निजाम एक होगा, हम पाकिस्तान को उस कदर आगे नहीं बढ़ा सकते। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, यह कैसे मुमकिन है कि एक शख्स अपने जराइम की सजा काट रहा हो और उसको आप 5 स्टार होटल की फैसिलिटी दें? यह कैसे मुमकिन है कि लोग अरबों रुपए की करप्शन में कोर्ट के बाहर आए और वो मीडिया को देखकर अपने 32 दांत दिखाकर विक्ट्री के निशान बनाए? वो बैक वक्त उन इदारों को भी थ्रेट कर रहे होते हैं और उन अफसरान को भी थ्रेट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग इदारों के उन अफसरान को जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और बहुत सारी मिसालें हैं कि नैब के डिप्टी डायरेक्टर मुर्दा पाए गए, उसको खुदकुशी कह दिया गया, और एक खातून जो इस मुल्क से बहुत सारा सरमाया बाहर लेके जाने में बड़ी पॉपुलर रही और मीडिया की जीनत बनी रही, उनके केस से मुतालिक जितने लोग थे, इन्वेस्टिगेटर भी और उनके अपोनेंट लायर भी मुर्दा हालत में पाए गए। तो हुजूर, ये बहुत बड़ा कैनवस है। मैं समझता हूं खान साहब की जो विश है, डेमोक्रेटिक मुल्क होते हुए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, यहां इदारे काम कर रहे हैं। हां, हम ये जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए, और हम बताने में कामयाब हो गए हैं। ये क्रेडिट आपको भी जाएगा मलिक साहब, आपने, आपके मीडिया के दोस्तों ने हमारी हेल्प किया। आज लोगों को पता है करप्शन है क्या, लेकिन हम लोग समझते थे, आज भी लोग कहते हैं। लेकिन कुछ साहब, हम आपसे पूछते रहेंगे कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चलिए मैं वापस आता हूं अपना ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये जो सूरत हाल बनी है इस वक्त, इंप्रेशन बना हुआ है कि नैब को भी इस्तेमाल किया जाता है, और खासतौर पर अपोजिशन इल्जाम लगाती है, लेकिन अब तो जो इत्तेहादी हैं पंजाब में, खासतौर पर बड़े अहम इत्तेहादी चौधरी बरादरान, वो भी ज़ेरे ताब आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया नुसरुल्ला मलिक साहब। पहले तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे अब वो दिन भी याद आ रहे हैं जो मुझे कहानी कई दफ़ा बताई गई है लाहौर में, शायद आपने भी सुनी हो, कि जब चौधरी बरादरान तो एक बड़े सीनियर और हमारे रवायती सियासतदान, बड़े शूट पॉलिटिशियंस हैं, कि जब वो काफ लीग बना रहे थे लाहौर में, तो एन उसी वक्त नैब के कुछ ऑफिसर थे जो कि चौधरी पैलेस में, उनकी फैमिली के जो बड़े पैलेसेस हैं, वहाँ पे वो अंदर जो एसेट्स वाला केस था वगैरह, उसमें वो अपना काम कर रहे थे। और फिर जब इन्होंने इतराज किया तो कैसे एक टेलीफोन कॉल पे कहा जाता कि नैब के ऑफिसर जो है वो विड्रॉ हो गए। तो मैं आज ऐसी मैं सोच रहा था कि आज भी चौधरी बरादरान को ऐसी सूरत हाल में मुझे नजर आ रहे हैं कि 20 साल से ज्यादा पुराना केस, उसको रिवाइव करना, ये उसी तरह है जिस तरह मीर शकील रहमान साहब का 34 साल पुराना केस है, जिसको मैंने पहले दिन आप प्रोग्राम में आके कंडेम किया था कि ये गलत है, लोग इसको बाय नहीं करेंगे। और देखें, ये ख्वाजा बरादरान के केस में जो 16 महीने उनको रखा गया जेल में, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, और उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये तमाम चीजें। तो देखें, पाकिस्तान के सियासत की जो डायनेमिक्स हैं, बैक चैनल में नुसरुल्ला मलिक साहब क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अभी ये जो चौधरी बरादरान का केस है, मैं समझता हूँ कि ये 2 इंक्वायरीज हैं, इसको इनकी जिसको कहते हैं ना कि परसेप्शन एक बन रहा है कि ये मामला गलत है, जरूर कोई ना कोई मसला है जिसमें चौधरी बरादरान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। बेशक ये चीजें कंटेंट्स ठीक हो, बेशक 20 साल पहले जो ट्रांजैक्शन हुई हो, बेशक वो जिस तरह नैब में हाई कोर्ट में जवाब दायर किया है 2 दिन पहले कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, इनको रेमिटेंसेस आती थी बाहर से आई हैं, और फेक अकाउंट्स थे, फेक आइडेंटिटी फेक थी। तो लेकिन अभी 20 साल के बाद दोबारा इनको केसेस को रिवाइव करना एक नई लुक के साथ, मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल से ये होल्ड करेगा। बात मैं आपको इस तरह लाना चाह रहा हूं कि हम भी यही सुन रहे हैं, हर जगह से ये सुन रहे हैं कि क्योंकि चौधरी बरादरान ऑब्वियसली उनकी 8, 10, 11 सीटें जितनी भी उनकी हैं पंजाब में,
तो दे कैन टिल्ट द बैलेंस एनी टाइम अगर वो चाहें, और पीटीआई के लिए दैट इज बड़ी क्रूशियल सपोर्ट है। फिर ये भी कहा जाता है कि ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बन चुका है, वो इट इज देयर ऑलरेडी डन, कि अगर ये एकदम कोई पीछे हटते हैं तो पीएमएलएन के लोग हैं, तो खबर भी बड़ी आम हो चुकी है कि वो भी आके अपना पीटीआई की जो पीछे पंजाब में उनके साथ उनकी बातचीत हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता हूं। अब देखें, किसी के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं एडिशनल चार्ज था डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन पंजाब में और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नई आई थी, तो इनके एक बड़े सीनियर लीडर मोहतरम और बहुत ही अच्छे शख्स लेट मरहूम खालिद खरल साहब, मुझे याद है 2 दफा मेरे पास आए थे मेरे ऑफिस में और इस सिफारिश लेके आए थे कि ब्रिगेडियर साहब ये फला आदमी है, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है, तो वो आप जो है उसको खत्म कर दें। तो सेकंड विजिट में मैंने कहा कि खरल साहब आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, आपका क्या ताल्लुक इस आदमी के साथ? कहने की बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का आदमी है, मेरे कई प्लॉट्स हैं इन्वॉल्व, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि हर दौर में नैब को बिल्कुल ये कहना कि नहीं जी आइडियली ऐसी नहीं है, हर गवर्नमेंट के दौरान नैब को इन्फ्लुएंस किया गया, कोशिश जरूर की गई है। तो ब्रिगेडियर साहब आपको लगता है अभी भी पंजाब हुकूमत के हवाले से कुछ आपको तब्दीली होती नजर आती है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है, बेशक पब्लिकली तो ये स्टैंड नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल गुरदास साहब के पीछे है, लेकिन देखिए शुगर क्राइसिस, वीट क्राइसिस, एक पुअर गवर्नेंस, ये सर्ट नहीं कर रहे हैं, डायनामिक नहीं है, और पीटीआई को मालूम है कि इनके पास ये 3 साल में इन्होंने डिलीवर करना है पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, और उनको ये भी मालूम है कि लाहौर की 13 सीटें हैं, इनके पास गालिबा शायद 2 सीटें हैं, और अगर इन्होंने पंजाब में अगले 3 साल में एक डायनामिक शख्स लाके जो बेहतर हो कई गुना बुलदार साहब से अगर नहीं लेके आते तो फिर ये कैसे डिलीवर करेंगे अगले इलेक्शन में? इनके जो हम देख रहे हैं, क्योंकि 2013 से मैंने भी इन्वॉल्व होना शुरू किया ये तमाम लाहौर के मामले में, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये पीएमएलएन को डिफीट कर सकेंगे या अगले इलेक्शन में। तो देयरफॉर अगर कोई चेंज होता है पंजाब में, द चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर, और वो इनके फायदे में जाएगा, क्योंकि एक नई सोच के साथ, एक नई डायनामिज्म के साथ एक नए चीफ मिनिस्टर आएंगे जो यकीनन मेरा ख्याल है ही विल डू अ बेटर जॉब देन गुलजार साहब। चलिए ब्रिगेडियर साहब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते हैं। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। नदीम कुरैशी साहब, पंजाब में हो क्या रहा है? वज़ीर आला पंजाब की मुलाकातें 7 दिन में 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, अगरचे तरदीद की जाती है पीटीआई की तरफ से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसकी पर्दादारी है। नदीम कुरैशी साहब, आपको आवाज आ रही है? नदीम कुरैशी साहब से गालबन रब्ता हमारा मुनक़ते हुआ है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, गवर्नमेंट तो बार बार कहती है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है? नहीं, अब जिस तरह मैंने आपको पहले सेगमेंट में कहा था, मैं महसूस करता हूं कि ये काफी जो एक्टिविटी शायद गालिबन बेहिंड द सीन बहुत चल रही है। और देखे ना, 2 दिन पहले क्या हुआ है कि मुनीर सलाई साहब गवर्नर पंजाब को भी आके मिले हैं, और पब्लिकली तो उनका पोजीशन तो यही है अपना पीएमएलक्यू कि जी हम को सपोर्ट करेंगे और वी विल स्टैंड बाय देम, ये वो। लेकिन इस किस्म की चीजों को बातें करने की पब्लिकली जरूरत है कि लोगों को किसी तरह ये जो सारे खदशात पैदा हो गए कि पीएमएलक्यू पता नहीं इनके इरादे क्या हैं वगैरह वगैरह, तो ट्राइंग टू से कि समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ है जो कि पब्लिक नहीं हो रहा है। एक बहुत, मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत सीनियर हमारे मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, ओनर ऑफ अ मीडिया ग्रुप इन इस्लामाबाद, मैंने उनके साथ 1-2 प्रोग्राम भी किए हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में बार बार कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि साहब को चेंज करने का फैसला जो है हो चुका है, गालिबन अगस्त ये मे बी अर्ली सितंबर ये कोविड के मामला थोड़े सेटल हो जाएं और तो गालिबन देन ही विल बी चेंज। अगर इस पॉइंट पे चेंज किया तो ये
कोविड के जो बातें ये थोड़े ये मोमेंटम बना हुआ है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए क्योंकि फिर फूड चेंज होना है और जो नए चीफ मिनिस्टर होंगे, तो लिहाजा उन्होंने यह चंद हफ्ते के लिए इसको डेफर किया हुआ। बट ही सेड एंड वेरी क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट कि नहीं ये जनाब फैसला हो चुका है। और मुझे भी खुद दाएं बाएं से इसी किस्म की खबर आती है कि बुलदार साहब देखें, सारा उनका फोकस जो है वो चले मानते हैं साउथ पंजाब पे होना चाहिए, वो आए इसलिए थे राजन पॉल, डी खान वगैरह, लेकिन आप बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस आप इग्नोर तो उस तरह नहीं कर सकते। और उनका मैं ख्याल वो बेसिकली मैं समझता हूँ गलती ये हुई है, ही नॉट कट अप फॉर दिस जॉब एज अ चीफ मिनिस्टर। उनका वो गवर्नेंस का वो विजन नहीं है जिस तरह के एक चीफ मिनिस्टर साहब का होना चाहिए। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। नदीम कुरैशी साहब, आपको लगता है बुज़दार साहब पक्के हैं, कहीं नहीं जा रहे, ये जो मुलाकातें हैं मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, इनके पीछे क्या है? देखिए मलिक साहब, हमारे यहाँ एक माइंड सेट बना रहा माजी में कि स्पेसिफिक फैमिलीज के मखसूस लोग ही सिर्फ इक़्तिदार में रह सकते हैं। जी जी, गलबन दोबारा हमारा रब्ता मुनक़ते हुए। इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादर साहब, नैब मुसवदे की अगर हम बात कर लें तो नैब मुसवदे पे आपको लगता है कि इत्तेफाक हो पाएगा और उसका फ़ायदा नुकसान किसे होगा अगर नैब में ये तरामीम हो जाती हैं? देखिए, नैब मुसवदे में असल जो करने वाली तरामीम है उसको तो किसी ने टच ही नहीं किया। ठीक है। और जो सबसे मेन तरमीम इस पर करने की जरूरत है जिसको कि एड्रेस नहीं किया गया, वो है जिसका इशारा सुप्रीम कोर्ट ने बड़े दो टोक अल्फाज में दिया है, और वो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को खत्म करने के लिए कौन सा मुसवदा इन्होंने अभी तक बनाया है, और वो क्या मुसवदा होना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इशू को एड्रेस किया जा सकता है? वो तो एक ही मुसवदा होगा, और वो ये होगा कि अगर अनइलेक्टेड जो हमारे अदारे हैं वहां पे अगर उनकी खुद एहतसाबी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, तो फिर पार्लियामेंट की भी जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन के जो मामलात हैं उनको अदालतों से अलहदा रखा गया, इसीलिए ताकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो। और वो मामले जो थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन के, नाअहली के, वो सारे के सारे दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन वहां भी अदालतों ने इंटरफियर किया, तो उस तरफ भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। तो मेन जो इशू है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, उसको तो एड्रेस कर ही नहीं सकते हमारे सियासतदान, क्योंकि उनके आपस में इस कदर रेशा दुआनियां बढ़ चुकी हैं कि वो बैठ के इत्तेफाक कर ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तब्दीली लानी है 2/3 के साथ, तो वो कंसेंसस तो बहुत दूर की बात है। सिंपल मेजॉरिटी का जो कंसेंसस है कानून साजी का, वो भी इनसे मुश्किल हो गया। अब तो एक ऑर्डिनेंस का रास्ता रह गया, ऑर्डिनेंस लाते जाएंगे, ऑर्डिनेंस जो है वो 4-4 माह के बाद खत्म होते जाएंगे, और ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिपील हो जाता है। बहुत सारे जजेस जो है हमारे, उनको रिपील का कॉन्सेप्ट जो है उसका पता ही नहीं था। नतीजा ये निकला है कि इतने गलत फैसले आ चुके हैं हमारी कोर्टों के, और इनकंसिस्टेंट फैसले आ चुके हैं कि एक क्योटिक लीगल ऑर्डर है पाकिस्तान का, और वो जुडिशल प्रेसिडेंट्स जो है जब तक उनको रिविजिट नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनकी नोक पलक नहीं संवारी जाएगी, जिस वक्त मर्जी जब कोई चाहेगा वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेगा। आर्टिकल 58(2) खत्म हुआ कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उससे खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 62 और 63 की शक्ल में फिर वापस आ गई, और वो 58(2) भी एक किस्म का 62-63 को बना दिया उन्होंने। और ये पिछले 30-40 साल से ये मेन इशू जो है ये एड्रेस नहीं हो रहा। अब रही बाकी तरामीम जिसका जिक्र इन मुसवदों में किया गया, उनमें यकीनन कुछ बातें अच्छी हैं। मसलन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि ये जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है ये सिंपलिसिटर ऑफेंस नहीं बनना चाहिए जब तक के कोई पर्सनल गेन का एलिमेंट उसमें नहीं मिलता। देखिए इरफान साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपसे अगर डिस्कस करूं कि अवामी ओहदा रखने वाले किसी काम को नेक नीति से करने पर नैब केस नहीं बना सकेगा। क्या पीटीआई को अब इदराक हो गया है कि जो पहले लोगों पे बदनीति का क्या कर उन पर मुकदमात बनवाने की कायल थी, अब पीटीआई समझती है कि उसको नेक नीति से कन्वर्ट कर दिया जाए? देखें, पिछले इतने सालों में हम ये देख रहे हैं कि
एहतसाब एक बेहतरीन टूल होता है हुकूमत के हाथ में या ऑपोजिशन के हाथ में। या वो हुकूमत को गिरा देती है ऑपोजिशन एहतसाब के टूल से, या हुकूमत ऑपोजिशन को कमजोर कर देती है। और पिछले 30-40 साल से बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे भी पता है, और मैं देख रहा हूँ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह बड़ा वसी और तजर्बा रखते हैं। वो भी इस चीज को जानते हैं कि जो हुकूमत वक्त होती है उसको बाकायदा लोग जाके बताते हैं कि आपके जो सियासी राइवल्स हैं उनको कैसे हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे, वो पिछले अगले 10-20 साल आएंगे ही नहीं। और इस तरह की बहुत सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की चीजें हुई, हुकूमतों को बताया गया, हुकूमतों ने वाकई समझा कि हमारे मुखालिफिन अब नहीं आएंगे। और पीटीआई जो है वो भी यही समझ रही है कि उनके मुखालिफिन जो है 10 साल नहीं आएंगे अगर ये एहतसाब का झाड़ू इस तरह चलता रहा। हालांकि एहतसाब करना तो फंक्शन ही नहीं है हुकूमत वक्त का। वो तो जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब आप फरमा रहे थे कि नैब एक स्टैचू के नीचे फंक्शन कर रहा है और वो उसका इंडिपेंडेंट फंक्शन है एहतसाब करना या पकड़ना, तो नैब का काम है। वजीर आजम का तो काम ही नहीं है जो वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं पकड़ लूंगा तो मैं ये करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है एहतसाब का और हुकूमत वक्त का या कई दफा ऑपोजिट का ये चोली दामन का साथ होता है ताकि पॉलिटिकल राइवल्स को कमजोर किया जाए। ये इतना फरसूदा पैटर्न जो है ना इतना पुराना हो चुका है कि अब लोग इसको सुन के भी अब कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं है। ये तो शफाफ जो एहतसाब जिसकी हम बात करते हैं, जिससे कि आपने हुकूमतें नहीं खत्म करनी बल्कि करप्शन को खत्म करना है, उस किस्म की इम्पार्शल किस्म की बॉडी या उस किस्म की अदालतें, सब कुछ की हर चीज की तश्कील नौ की जरूरत है। वो तश्कील नौ कौन करेगा, कब करेगा, इस पे स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होना चाहिए। वो डायलॉग तो कोई भी कौम के सामने तक नहीं आया कि क्या डायलॉग होगा, वो कैसे होगा। ये तो बस ऐसे ही म्यूजिकल चेयर्स चलती रहेंगी और ये इसी तरह से कमजोर हुकूमतें जो है वो चलती रहेंगी। और पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की आप देखें कमजोर से कमजोर तर हो रही है। जो पार्लियामेंट 2008 में आई थी वो एक कमजोर पार्लियामेंट थी, उसके बाद PMLN आई और उससे भी कमजोर साबित है। और मौजूदा पार्लियामेंट जो है उसका जो लेवल ऑफ डिस्कशन है, मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों से बेहतर कौन जानता है कि वहाँ पे पैटी इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, जो मुल्क को जो मेन उनको डिस्कस नहीं करते। लेकिन इरफान साहब हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़ दी जा रही है। ये इंटरेस्टेड क्यों होती हैं हुकूमतें कि जो एक शख्स इस वक्त लगा हुआ है उसको एक्सटेंशन दे दी जाए, क्या वजह क्या है? देखें, मैं ये नहीं कहता कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि एक्सटेंशन जरूरी देनी चाहिए। हाँ, अगर किसी की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, कोई शख्स बहुत ईमानदार है, वो अच्छा परफॉर्म करता है और बाद में वो दोबारा बन जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जो कानून नैब का जो मौजूदा कानून है ऐसा कोई कदगन नहीं है कि रीअपॉइंटमेंट जो है चेयरमैन की या प्रोसिक्यूटर जनरल की नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसला दिया था और वो मेरी निस्बत से दिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तब चाहती नहीं थी कि मैं प्रोसिक्यूटर जनरल ज्यादा देर रहूं, और एक गलत फैसला दे के 10 दफे लिख दिए थे और मेरी अपॉइंटमेंट जो है प्रोसिक्यूटर जनरल उसको एक्सटेंशन ट्रीट कर दिया था। वो एक्सटेंशन थी ही नहीं। मैंने अपना टेन्योर 2003 से 2006 तक मुकम्मल किया था, उसके बाद 4 साल का ब्रेक था। 2010 में जब मैं बना तो वो एक्सटेंशन नहीं थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन डिक्लेयर किया। एक सेंटेंस पे 15 सफे लिखकर उसको उन्होंने एक्सटेंशन बना दिया, गलत फैसला कर दिया। तो ये अदालतें जो हैं ये भी तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। ठीक है। ये क्या पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया अगर नहीं भी है तो क्या ये मौजूदा अदलिया जो है ये बाकी सारों से मुबर्रा है? फर्क है। पाकिस्तान की तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जहां पता चलता है कि अदालत जो है वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, हम सबको पता है। इससे हम कैसे छुपा सकते हैं इन चीजों को? ठीक है। बल्कि फारूक हमीद साहब हर मामले में हुकूमत जो है वो पोजीशन से लड़ती है, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि शायद नैब कानून बदलने पर मुत्फिक हो रहे हैं सब। हुकूमत को ये क्यों ऐसा एहसास हुआ है? देखिए मलिक साहब, नवंबर में इसी गवर्नमेंट ने एक नेशनल रिलीफ ऑर्डिनेंस, जिसको मैं NRO बोलता हूं, इन्होंने किया था नवंबर में, जिसमें ब्यूरोक्रेट को छोड़ दिया गया और पब्लिक ऑफिस होल्डर वगैरह वगैरह, बिल्कुल इट वाज अ क्लियर NRO। अब जो ये अमेंडमेंट्स लेके आए हैं ये जनरली वही है नवंबर का नैब ऑर्डिनेंस, जिसको अब ये दोबारा प्लेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ये जो बिल लेके अपना पार्लियामेंट में।
और सिर्फ हाँ इसमें नई चीज ये आई है जिसने मुझे भी बहुत हैरान किया है कि क्या जरूरत इनको पड़ी है कि चेयरमैन नैब को 4 साल से 5 साल और बाकी डिप्टी अपना डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल उनको भी आप एक एक साल आगे का, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ जो मौजूदा चेयरमैन नैब साहब हैं उनको तो मैं कल पेश की मुबारकबाद देनी भी चाहिए अगर इनका आपस में एग्रीमेंट हो जाता है गवर्नमेंट ऑपोजिशन का और ये क्रॉस थ्रू हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली उनके 3 साल हो गए तो वो फिर अभी 5 साल तक 2 साल जो है और रहेंगे चेयरमैन नैब साहब। हैविंग सेड दैट, मेरी नजर में इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर जो टॉप लीडर हैं जिनको मैं कहता हूँ नैब के मुल्ज़िम, वो उनका जो है बड़ा कामयाब हो गया कि उन्होंने, और खासकर उसको तकवीत मिली जो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की गई, और पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती रही है इस सिलसिले में, और यकीनन नैब के बड़े ब्लंडर्स हुए हैं इस चेयरमैन नैब के दौर में पिछले 2 साल में, यकीनन ब्लंडर्स हुए हैं जिसकी वजह से आज नैब की रेपुटेशन यहाँ तक पहुंची है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुल्ज़िम बड़े सारे, चाहे वो पीटीआई के हों चाहे ऑपोजिशन पार्टीज के, इन मुल्ज़िमान की कोशिश है कि अब ये नैब को ये अकाउंटेबिलिटी बेयर नहीं होगा। याद रखें अगर ये अमेंडमेंट थ्रू हो जाती हैं जिसमें शायद ऑपोजिशन के कुछ अमेंडमेंट जो है वो गो के ऑपोजिशन तो चाहती है नैब बंद ही हो जाए, चेयरमैन नैब रिजाइन होकर चले जाए और ये केसेस सबसे बेहतर हो जाएंगे पीछे। तो ये बनाने जा रहे हैं नैब को नेशनल इक्विटल ब्यूरो, यानी कि उसको एक टूथलेस और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। हमारी जो रे ऑफ होप है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि स्पीडी इंसाफ हो, जल्द इंसाफ हो, ये सालों में जो केसेस लटक रहे हैं ये मामला खत्म हो। अब 120 एडिशनल जजेस लगाना ओवरनाइट एक हफ्ते में बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ जितने भी हो जाए आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में ये कोर्ट की डायरेक्टर पे अगर एडिशनल कोर्ट बन जाते हैं तो शायद कोई इसमें हमें कोई होप है कि शायद मामला चले। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ चेयरमैन नैब ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट को जो कल अपना जवाब दिया है उसमें उन्होंने 2 बड़ी बेहतरीन बातें की हैं। को ये अमेंडमेंट में शामिल होना चाहिए, उन्होंने क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, ये जनाब स्टे दिए जाते हैं बाय द हायर कोर्ट इनडेफिनिट स्टे, उसका टाइमलाइन होना चाहिए, कई महीने स्टे चलते हैं, क्यों चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये बेल की जाती है, प्री अरेस्ट बेल है इसके मामले में है, फिर अपील जो जाती है हाई कोर्ट में नैब की वो कई महीने उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, ऐसी पेंडिंग पड़ी रहती है। तो देखिए इन समरी वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि नैब की भी बड़ी ब्लंडर्स है। मैंने पहले कहा कि हमारा जो मौजूदा लीगल सिस्टम है ये एहतसाब के प्रोसेस को आगे चलने नहीं दे रहा और लिहाजा बड़े सख्त इकदाम की जरूरत है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा मुझे लगता है एक मुका होगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, और जहां पे कुछ ऑपोजिशन की रिकमेंडेशन जो कि बड़ी सख्त है कि जनाब आप 90 दिन से 14 दिन कर दे अपना नैब की कस्टडी। भाई व्हाइट कॉलर क्राइम में अगर इन्वेस्टिगेशन की इजाजत होती है मुलजिम के तो फिर आप 14 दिन में कैसे काम कर सकते हैं। आप 90 से 60 दिन कर दें, चल मान लें, और फिर वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब की पावर भी नहीं होगी अरेस्ट की, वो अदालत करेगी, जो एसेट्स को कुछ करना है वो भी अदालत करेगी। तो फिर मुझे आप बताएं फिर चेयरमैन नैब का क्या फायदा, ये इदारा जो है ये तो फिर बिल्कुल आपका टूथलेस होकर रह जाएगा। ठीक है नदीम आपसे मैं नदीम कुशब से गालबन रब्ता हमारा बहाल हो गया। नदीम कुशब पहले तो मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, उसका भी जवाब दे दें कि क्या पंजाब में इतनी मुलाकातें फौरी एक हफ्ते में जो है 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर पंजाब की खिचड़ी कोई पक रही है, कहीं पार्टी के अंदर से कोई ग्रोहबंदी है जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उस्मान बुज़दार साहब को, और दूसरा ये जो बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर जो है वो नैब के दांत निकालना चाहती हैं। मलिक साहब मैं पहले तो पंजाब के हवाले से अर्ज करूं, मैंने पहले भी अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक माइंड सेट रहा कि जी पंजाब को ये चंद मखसूस ख़ानदान और इनके ये चंद स्पेसिफिक लोग ही लीड कर सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब एक बिल्कुल नई इंडक्शन थे, फ्रेश फेस थे, पंजाब के बिल्कुल पसमानदा इलाके साउथ पंजाब से थे। अभी 2 साल हो गए हैं, आप किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम कर ले, देखिए महंगाई एक नेशनल लेवल का इशू है, हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल थी अल्टीमेटली जब डॉलर ने इंक्रीज करना था तो महंगाई ने बढ़ना था, हमें वो चीज़ें ओन करनी है। अदरवाइज अब गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, आप किसी भी सूरत हाल पे प्रोग्राम कर ले, मैं नहीं समझता कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बाकी तमाम सूबों से किसी भी तरह कम है, बल्कि बहुत आगे है। जहाँ तक कोई खिचड़ी पकड़ने वाली बात है ऐसा नहीं है।
पंजाब की पार्लिमानी पार्टी, मैं भी उसका पार्ट हूं, हम सबकी हिमायत हासिल है। बल्कि अब तो हमारे अपोजिशन के लोग, PMLN और पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली खुद सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर ना सिर्फ एतमाद का इजहार कर रहे हैं बल्कि उनसे मुलाकातों की ना सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं और मुलाकातें होती भी रही हैं। अच्छा, नैब के हवाले से मैं आपको अर्ज कर दूं, ब्रिगेडियर साहब की अपनी एक राय है। बहरहाल हमें पार्लिमान को ये इख्तियार जो पार्लिमान का है कि कानून साजी के लिए वो सबसे आला और फायदार है, उसके पास ये इख्तियार है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठकर नैब के कवानीन के हवाले से, जिन पर पिछले 1-2.5 से मुस्तकिल बहस हो रही है, बहुत सारे थिंक टैंक्स पे डिबेट करते रहे हैं कि जी ये कानून भी ड्रैकोनियन लॉ है, ये भी गवर्नमेंट इसका बेनिफिट लेती है, या अपोजिशन के लोगों को थ्रेट किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अब अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएट ले रही है, वी शुड अप्रिशिएट इट कि हम इसको बैठकर, चूंकि पार्लिमान में अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों साइड्स के लोग बैठकर एक मुत्तफ़िका लाहे अमल बना लेते हैं, एक ऐसा कानून बना लेते हैं जो ना सिर्फ इंसाफ के मामले में रुकावट खड़ी ना करे, बल्कि इस मुल्क की लूटी हुई दौलत को लाने में वक्त के ज़िया की बजाय प्रैक्टिकली अमल हो। जो आज लोग कहते हैं कि जी नैब ने फलां को गिरफ्तार किया, रिजल्ट क्या आया, मतलब आम आदमी का जब इंस्टीट्यूट से, इदारों से एतबार उठ जाता है, हमें अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए। ये कोई मायूब बात नहीं है। अगर ठीक है, नैब के कवानीन से वो जी जनूबी पंजाब और उस्मान बुज़दार साहब की आपने बात की, जनूबी पंजाब सूबे का आपने नारा दिया, उस पर आपने जनूबी पंजाब महाज को अपने साथ मिलाया, फिर आप हुकूमत में आए। अपोजिशन भी आज आपसे ये बात कह रही है कि जनूबी पंजाब सूबा बनाएं, हम साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आप सेक्रेटेरिएट बना के वहाँ सर्किट हाउस में अवाम को क्या बताना चाहते हैं? मलिक साहब, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान की 72 ईयर की पॉलिटिकल हिस्ट्री का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोग जो पिछले सर सुने अगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ऑफर करता हूं PMLN और पीपल्स पार्टी के दोस्तों को, कल इजलास बुलाते हैं, कल हमारा पंजाब असेंबली सेशन है, वो आए, अनाउंस करें कि हम आपके साथ सूबा बनाने में वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, मैं आपको एश्योर करता हूं कि इमरान खान साहब के यहाँ 100% क्लियरेंस है। मैं समझता हूं ये सिविल सेक्रेटेरिएट हमने अब लोगों को बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके आइन में साउथ पंजाब सूबा शामिल है। शाह महमूद कुरैशी को यह क्रेडिट हमें देना पड़ेगा जिन्होंने ये सारी एफर्ट की, और अगर आज साउथ पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट बनने जा रहा है तो इसका मतलब है हम संजीदा हैं। मैं ऑफर कर रहा हूं हमारे PML और पीपल्स पार्टी के दोस्त अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकले, हिम्मत करें, साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को मौका दे कि वो पाकिस्तान के नक्शे पे साउथ पंजाब या सूबा मुल्तान की सूरत में एक नए सूबे की बुनियाद रखें। हमारी तरफ से तो ओपन ऑफर है, और अगर हम इस पोजीशन में होते हैं कि कानून साजी कर सके, हमने मलिक साहब एक लम्हा नहीं लगाना था। मैं उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं जो समझता है कि जनूबी पंजाब के लोगों को अगर इंतजामी बुनियादों पर सूबा मिलता है, ये पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। यह साउथ पंजाब की उस एग्रीकल्चर बेल्ट को ना सिर्फ प्रैक्टिकली सपोर्ट करेगा, इकोनॉमिकल सपोर्ट करेगा, मॉरल सपोर्ट करेगा, यहाँ के टैलेंट को नेशनल लेवल पे आगे आने का मौका मिलेगा, यहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट को इंटरनेशनल मार्केटें तलाश करने का मौका मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं है, हम पर तो बड़ा प्रेशर था कि अब इसको ना किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने और साउथ पंजाब के अरकान असेंबली ने, मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जाएगा, ये हिस्ट्री बनने जा रही है, और आप हमारी मदद करें। मैं मीडिया के दोस्तों से भी अपील करता हूं कि वो इस पर नेशनल लेवल की डिबेट करवाएं, लोगों को इनवाइट करें, और PML और पीपल्स पार्टी के उन दोस्तों से जो माजी में इंडिविजुअल भी और ज्वाइंटली भी इक़्तिदार में रहे। ठीक है, इरफान कादर साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा मैं कि अब आपको लगता है कि नैब जो है, जैसे फरूक हमीद साहब बात कर रहे हैं कि वो उसके दांत निकाल दिए जाएंगे और नैब का कोई इफेक्टिव रोल नहीं रहेगा, या इस तरमीम के बाद भी नैब अपना किरदार सही तरीके से अदा कर सकेगा? नैब के दांत है ही नहीं। नैब 2008 ऑनवर्ड्स अगर आप नैब को देखें तो नैब के क्या दांत हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में इनको बुलाया जाता था, सारा दिन इनको डांटा जाता था। एडमिरल फसीह बुखारी एक बाय द इंडिपेंडेंट चेयरमैन आए जिन्होंने सदर पाकिस्तान को लिख दिया था कि जिस तरह से इन्होंने मुदाखलत की है इन्वेस्टिगेशन में, अगर इसी तरह मुदाखलत होती थी तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। और फिर बहुत सारे जो केसेस बने हैं
वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बने हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज की है, प्रोसिक्यूशन जो है वो उन्होंने खुद उसको देखा है, उसको मॉनिटर किया है, उन्होंने ट्रायल्स को मॉनिटर किया है, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप रेफरेंस फाइल करते हैं, चेयरमैन नैब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन पे फाइल करते हैं, जबकि कानून में लिखा है कि इंडिपेंडेंटली फाइल करेंगे। नैब के कौन से दांत है? नैब तो तकरीबन मैं समझता हूँ मफलूज होकर रह गई है 2008 के बाद। इतना तो चेयरमैन उन्होंने उठा के निकाल दिए हैं, वन आफ्टर दी अदर। जो पसंद नहीं आता चेयरमैन उसको निकाल देते हैं, हर बंदे को ही निकाल देते हैं। तो ये जो मौजूदा चेयरमैन है गालिबन ये शायद इस वक्त समझा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन चेयरमैन है। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई यानी अच्छे नहीं है, या मैंने ऐसी बात नहीं की, लेकिन ये तो तारीख बताएगी ना कि कौन बेहतरीन है कौन नहीं है। लेकिन टिकने कौन देता है? नैब को, प्रोसिक्यूटर जनरल को वो निकाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट निकाल देता है। तो जब तक अदारे अपनी अपनी हदूदों कयूद में नहीं रहेंगे और अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसी तरह उल्टी गंगा बहती रहेगी और कोई भी यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड्स के साथ हुकूमतों को कमजोर किया जाता रहेगा। लेकिन बगैर शवाहद के इरफान कादर साहब गिरफ्तार करना चाहिए किसी को और फिर 90 रोज के लिए बगैर किसी वजह के बंद कर देना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत सारे केसों में रेफरेंस फाइल हो गए, गिरफ्तारी नहीं हुई। एक बंदा अगर इन्वेस्टिगेशन में वो आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, तो सजा के तौर पे उसको जो जबरदस्ती पकड़ लेना, अभी सजा हुई नहीं है, पहले ही पकड़ के बंद कर देना 2-2 साल, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है फारूक हमीद साहब, अगर एक बंदे को आपने पकड़ के रखा 2 साल, 2 साल बाद पता चला कोई शवाहद नहीं थे, ये तरीकाकार तब्दील होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल। मैंने पहले को कहा था कि बड़े ब्लंडर्स कमिट हुए इस चेयरमैन नैब के दौर में, खासकर पिछले 2 साल में, कि 2-2 साल से अभी आहत शीबा को उन्होंने जेल में रखा हुआ है, लेकिन और रेफरेंसेस की पता नहीं क्या पोजीशन है, तो वो बिल्कुल छोड़ना चाहिए उनको। और ख्वाजा बरदरान के केस में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक था, 16 महीने। देखें मीर शकील रहमान साहब का अब गालिबन की जाके उनका रेफरेंस वो तैयार हुआ है या वो फाइल करने वाले। पॉइंट ये है कि खुशी साहब को भी मैंने कितने महीने से रखा, तो कोई रेफरेंस अभी तक सामने नहीं आया। तो ये ब्लंडर है जिसकी वजह से आज लोग मजबूर हुए हैं, खासकर जो बड़े मुल्जिम हैं, तो उनका नैरेटिव जो है वो एक किस्म का कामयाब हो गया है नैब के खिलाफ। नदीम कुरैशी साहब, आप 30 सेकंड में आप ही बता दें कि अगर कल आपको भी ऐसे बिठाया जाते आपके लोगों को साल के लिए, 2 साल के लिए, 90 रोज के लिए बगैर किसी शवाहद के, तो क्या इसको खत्म नहीं होनी चाहिए? देखें मलिक साहब, आप पाकिस्तान के टेंडर्स की विश देखें, पाकिस्तान के उस हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल की विश देखें जो कहता था कि जी मैं तो ऑनेस्टी के साथ भी अगर कोई काम करता हूं और उसमें कोई गलती हो जाती है तो क्या मुझे नैब के कवानीन के तहत उसको मुकाबला करना चाहिए, मैंने कोई जुर्म किया है? ये जितने भी कवानीन बनने जा रहे हैं ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए फ्रेंडली लॉज बनने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं हमें सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, जो शख्स जुर्म करे उसको सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी लाशोरी गलती पर किसी शख्स का बहुत शुक्रिया। इरफान कादर साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज़ रात 10:05 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।